मेरे अजीज स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खैर आफियत से होंगे, अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से आप एकदम अंजाम को देते हुए आगे की ओर कंटिन्यू बढ़ रहे होंगे। आज बाबू आपका हिस्सा नसर पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद हिस्सा शायरी शुरू होगा। तो ये आपको कंटिन्यू करते हुए ये चैप्टर को हम लोग देखेंगे और इसको वन शॉट लाए हैं, यानी आपका छोटा छोटा वीडियो हो जाता था जैसे 20-15 मिनट के, तो हम सोचे कि ऑब्जेक्टिव भी अगर समय मिले तो आपके साथ पूरा क्लियर हो जाएगा चैप्टर, ताकि किसी तरह कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं हो, है ना। तो चलिए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आज बाबू जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नेम क्या है, तो आप लोग जान रहे हैं, बेदी से इंटरव्यू, है ना। बेदी से इंटरव्यू। अब आप लोग कहेंगे सर इंटरव्यू किसे कहते हैं, तो हम लोग जानेंगे। और इसके मुसन्निफ कौन है, माखोज, यानी अखज किया गया, चुना गया, जैसे आप संकलित पाठ्य पुस्तक विकास समिति देखे थे हिंदी में, ठीक ना। तो ये माखोज हो जाएगा, यानी माखोज क्या होगा बाबू, तो ये राइटर इसका नहीं है, क्लियर है। और बेदी से इंटरव्यू बाबू आज हम लोग इसको मुकम्मल करेंगे। ये आपका हो जाएगा चैप्टर नंबर 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, चैप्टर 16 हो जाएगा। तो चलिए बेहतरीन अंदाज में वन शॉट में हम लोग इंशाल्लाह क्लियर करते हैं, ठीक ना। तो बाबू आपको बता दें, सबसे पहले राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। तो राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में जानेंगे और राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में जितना लिखेंगे बस उतना याद रखिएगा, ठीक ना। तो राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में आपको जितना लिखेंगे बस उतना ही जानना है, बाकी कुछ नहीं आपको याद रखना है। चलिए हमारे साथ साथ में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और जो लोग बाबू सलाम कर रहे हैं उन लोगों को वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ अच्छा बाबू, वो पीडीएफ नहीं गया है, आज हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। जिसका जिसका नहीं होगा आपको बेहतरीन अंदाज में उसको क्लियर हम करवा देंगे, ठीक ना। असल में देखिए पीडीएफ टेस्ट ये सब बाबू हम लोगों का काम नहीं है। हम लोग पढ़ाते हैं, पढ़ा के यहाँ से सेव करने वाले लोग सेव करेंगे और उसको यहाँ से भेजाएगा, फिर अपलोड करने वाले अलग लोग होते हैं, डालने वाले अलग होते हैं। अब हम लोगों का रहता कि अभी पढ़ाइए और अभी ये वहां डाल दीजिए ना, तो हम लोग काम आप पहले करके जाते हैं, नहीं तो फिर बाद में बच्चा यही सब परेशान रहता है, सर पीडीएफ। परेशान क्या रहता है, उसके लिए एक अहम भाई चीज है, वो खोजता है पढ़ने के लिए, कहाँ सर क्या पढ़ाए हैं, हमको आज क्या देखना है, जाहिर सी बात है। तो हम लोगों को तो बस चलता तो पढ़ाए और उसी वक्त अपलोड कर देते, बच्चे को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोगों का ये कार्य नहीं है, कोई और करते हैं, इस वजह से हर एक सब्जेक्ट का रहता है तो थोड़ा विलम्ब वगैरह हो जाता है ना। तो चलिए क्लियर है। और राजेंद्र सिंह बेदी बाबू, ठीक ना, राजेंद्र सिंह बेदी जो ये है, इनके बारे में पहले हम लोग जान लेंगे, है ना। राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। राजेंद्र सिंह बेदी, राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में पहले जान लीजिए। राजेंद्र सिंह बेदी क्लियर है। तो राजेंद्र सिंह बेदी बाबू, सबसे पहले इनकी पैदाइश की बात किया जाए तो राजेंद्र सिंह बेदी कब पैदा हुए, तो कहिएगा सर राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश जो है कब हुई थी, तो कहिएगा सर राजेंद्र सिंह बेदी, बस खाली याद रखिएगा 1 सितंबर छोड़ दीजिए, उन पैदाइश अगर हम यहाँ लिख दे, है ना, पैदाइश साथ साथ आप लोग भी जो है ना साथ देंगे, यानी अपने कॉपी पे इस चीज को लिखेंगे, ठीक है। राजेंद्र सिंह बेदी बाबू 1 सितंबर, यानी 1 सितंबर हटा दीजिए, कम से कम सिर्फ याद रखिए 1915 ईस्वी को कहाँ पैदा हुए बाबू, तो ध्यान रखिएगा लाहौर में, है ना। लाहौर कहाँ है, तो कहिएगा सर पाकिस्तान में, ठीक है। इनके वालिद के नाम क्या है बाबू, तो वालिद के नाम ध्यान रखिएगा, राजेंद्र सिंह बेदी के वालिद के नाम क्या था, तो कहिएगा सर उनके वालिद का नाम था हीरा सिंह बेदी। क्या नाम था बाबू, हीरा सिंह, हीरा सिंह बेदी नाम था। तो बेदी बेदी मिल रहा है तो याद हो जाएगा। इनकी वालिदा का नाम क्या था बाबू, इनकी वालिदा का नाम क्या था, तो वालिदा का नाम था बाबू सीवा देवी। क्या नाम था बाबू, सीवा देवी, है ना। वालिदा का नाम क्या था, सीवा देवी नाम था, सीवा देवी, क्लियर है। तो ये याद रहेगा, सीवा देवी। उसके बाद राजेंद्र सिंह बेदी के बाद बाबू बात करें उनका मैट्रिक का इम्तिहान, यानी मैट्रिक कब किए थे, तो ध्यान रखिएगा मैट्रिक का इम्तिहान 1931 याद रखिएगा। और जस्ट 2 साल बाद क्या होता है, इंटरमीडिएट, है ना, इंटरमीडिएट, है ना, इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट 2 साल बाद 31-2-33 हो जाएगा, ठीक है। और इनका अफसाने का नाम याद रखिएगा, जो आपसे पूछा जाएगा, है ना, अफसाने का नाम याद रखिएगा। अफसाने का इनका नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा महारानी का तोहफा, है ना। क्या है बाबू नाम, महारानी का तोहफा, है ना, महारानी का तहफा, महारानी का तहफा हो जाएगा, क्लियर है। तो राजेंद्र सिंह बेदी से देखिए इतना जो लिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। राजेंद्र सिंह बेदी से इतना आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो अफसाने का नाम एक अफसानवी मजमुआ नाम है ना। अफसानवी मजमुआ अलग होता है, अफसाना अलग होता है, ठीक है। अफसानवी मजमुआ, ठीक है। अफसानवी मजमुआ बाबू अगर पूछे आपसे, ध्यान रखिएगा, अफसानवी मजमुआ, देखिए ये अफसानवी मजमुआ है, ये अफसाने हैं, ठीक ना। तो अफसाने पूछे तो महारानी का तोहफा, अफसानवी मजमुआ पूछे बस ये ध्यान रखिएगा, अफसानवी कहे तो दाना वो दाम, क्या बाबू, दाना वो दाम, दाना वो दाम हो जाएगा। अफसानवी कहे तो अफसाने कहे तब महारानी का तोहफा, ठीक है। उसके बाद नाविल भी लिखे, एक ड्रामा सात खेल भी लिखे। एक नाविल का नाम याद रखिएगा, इनका नाविल का नाम क्या है बाबू, तो इनका नाविल का नाम है, जो नाविल का नाम हम आपको बता देते हैं क्या है,
नाविल का नाम है एक चादर मैली सी। क्या नाम है बाबू? तो एक चादर मैली सी, है ना, एक चादर मैली सी, एक चादर मैली सी इनका ड्रामा का नाम है। ठीक है। और बात किया जाए इनका इंतकाल के, है ना, इंतकाल कब किए? इंतकाल बाबू, तो इंतकाल कब किए तो ध्यान रखिएगा, इनका इंतकाल हो गया है नवंबर नवंबर हटाइए, सीधे याद रखिएगा बाबू 1984 में। और कहाँ बाबू? तो बम्बई यानी मुंबई जिसको कह सकते हैं। ठीक है। तो पैदा हुए लाहौर में, इंतकाल कहाँ किए? 1984 मुंबई में। तो इतना कम से कम हर एक बच्चे को जो है ना याद होना चाहिए राजेंद्र सिंह बेदी से। क्या होना चाहिए बाबू? हाँ, इतना सभी को एकदम कंफर्म जो है ना राजेंद्र सिंह बेदी से आप लोगों को एकदम याद होना चाहिए, याद एकदम हमको चाहिए। राजेंद्र सिंह बेदी से बाबू क्या चाहिए हमको? इतना सभी को याद होना चाहिए। राजेंद्र सिंह बेदी से सभी को इतना एकदम याद चाहिए। क्लियर है? तो इतना हमेशा जो है ना राजेंद्र सिंह बेदी से सभी लोगों का क्लियर याद हमको चाहिए। और ये लीजिए हम बड़ा कर देते हैं ताकि पूरा पे हो जाएगा, ठीक ना। तो इतना राजेंद्र सिंह बेदी से आप लोगों को सभी को याद कर लेना है, आपको मैट्रिक और इंटर सब में काम आ जाएगा, ठीक ना। अब हम लोग बात करते हैं बाबू इंटरव्यू के, है ना, इंटरव्यू के हम लोग बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा इस पे फोकस कीजिए, उसके बाद आपको बाद में हम कमेंट का जवाब वगैरह देते रहेंगे, ठीक है बाबू। इंटरव्यू देखिए किसे कहते हैं? सबसे पहले किसी खास मौजू पर दो अशखास, ये बाबू शख्स की जमा है अशखास, ठीक ना। तो ये शख्स की जमा है अशखास, ठीक ना। और गुफ्तगू या मुलाकात के दौरान आपसी बातचीत को इंटरव्यू कहा जाता है। आप सिंपल सी समझिए, आप देखे होंगे शॉर्ट वीडियो वगैरह में कि अगर किसी चीज का इंटरव्यू लिया जाता है तो देखिएगा आसपास बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, लेकिन उनमें दो ही लोग गुफ्तगू करेंगे। ये नहीं होगा कि 4-5 लोग बैठे तो चारों पांचों लोग हाँ वहाँ नहीं, एक आने वाले आएंगे, इंटरव्यू देने वाले, इंटरव्यू लेने वाले बैठे रहेंगे और बारी बारी से सवाल पूछेंगे। जैसे अगर आप इंटरव्यू देने जाइएगा तो अच्छे से कपड़ा पहन के जाइएगा, है ना, और अच्छे तरीके से बैठिएगा, तो सामने वाले आपसे सवाल करेंगे, तो वही आपसी दोनों के बातचीत को इंटरव्यू कहा जाता है। तो हमें उम्मीद है कि दो अशखास, अशखास यानी शख्स की जमा है और दो शख्स के आपसी बातचीत को खास मौजू पर, उसे ही क्या कहा जाता है बाबू? इंटरव्यू कहा जाता है। आप भी देखे होंगे कि इंटरव्यू होता है जैसे में बड़े बड़े नौकरी हो गया या कोई नौकरी लेने से पहले लोग इंटरव्यू लिया करते हैं। मतलब कि इंटरव्यू का मतलब ही हुआ कि जिस चीज में आपको सिलेक्शन देना है उस मौजू यानी उसका टॉपिक पर कुछ चीजें आपसे पूछना कि आपके अंदर नॉलेज कितना है, आप कितना इस चीज को समझ पा रहे हैं, उसी को इंटरव्यू कहते हैं। अब इंटरव्यू समझ गए, इसी इंटरव्यू में बाबू ध्यान रखिएगा राजेंद्र सिंह बेदी से, है ना, अस्मत आपा यानी इस्मत चगताई भी कुछ लोग कहते हैं और है भी, और फयाज रिफात, है ना, तो दो लोग हैं जो इंटरव्यू लेंगे राजेंद्र सिंह बेदी से। अब उस इंटरव्यू में क्या बातें करेंगे हम लोग यही देखेंगे। तो सबसे पहले इंटरव्यू समझ में आ गया कि इंटरव्यू किसे कहते हैं? तो यानी दो लोग, है ना, दो लोगों के गुफ्तगू को क्या कहते हैं बाबू? दो लोगों के गुफ्तगू को इंटरव्यू कहते हैं। और जो जब दो लोग बात करेंगे आपसी में, एक मौजू रहेगा, एक हेडिंग, एक टॉपिक रहेगा, उसी को इंटरव्यू कहते हैं। अब यही मौजू इनका भी है, इसी तरह से ये इंटरव्यू में क्या बात करेंगे, तो अब हम लोग उसको शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए आप ध्यान दीजिए और बहुत अच्छा से आप लोग समझ जाइएगा इस इंटरव्यू में क्या बात किया जाएगा। हम आपको चाहते तो ऐसे भी दिखाते, लेकिन जो आपकी किताब में है थोड़ा सा हम लोग उसको देखते हैं, उसके मुताबिक हम लोग तेजी के साथ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके पास किताब है, टेंशन नहीं लीजिएगा। लगता है कि बबुआ किताब ला दिए, तब लगता है कि सर अब कितना रंगिएगा, रंगेंगे नहीं, आपको बिल्कुल जब जो पढ़ाएंगे समझ में आएगा और जो है ना आपको अच्छा से इंटरव्यू समझ में आएगा। ऐसे खड़ा होकर बताते तो बच्चों को ज्यादा समझ में आता है, ऐसे रीडिंग करके बताते नहीं, लेकिन फिर भी समझिएगा मेरे से तो हर एक तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए बेदी से इंटरव्यू, आप ही मत देखिए, आप ये आंखों बंद कर दीजिएगा, मेरा बताओ सुनिएगा ना, तो आपको ये समझ में आएगा। देखिए बेदी से इंटरव्यू मतलब बेदी इंटरव्यू दे रहे हैं। अब इंटरव्यू लेने वाले के नाम एक अस्मत चगताई है, एक फयाज रिफत है, एक फैज है। फयाज वही है, फयाज रिफत वही है। तो दो लोग सबसे पहले इनसे इंटरव्यू ले रहे हैं बेदी से, तो ये क्लियर है। अब इसमें क्या बात किया जा रहा है वही आपको सुना देंगे, हो जाएगा। तो देखिए उर्दू के अजीम अफसाना निगार राजेंद्र सिंह बेदी के साथ यह इंटरव्यू 6 जुलाई 1984 को। सबसे पहले आप लोग कमेंट करेंगे ये इंटरव्यू कब लिया गया, तो 6 जुलाई। अब कहिएगा सर 84 में तो बेदी का इंतकाल भी हुआ, तो अरे बबुआ 84 मतलब 1984 हो सकता है जुलाई में इंटरव्यू हुआ, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, लेकिन नवंबर में इंतकाल किए। तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब ये 84 से मतलब नहीं है, 84 में इंतकाल किए लेकिन नवंबर में, और ये जुलाई में इंटरव्यू उनसे लिया गया। कयामगाह पर ऑल इंडिया रेडियो मुंबई के लिए सदा बंद किया था। यह बेदी का आखिरी इंटरव्यू है ना, और ये जो पढ़ रहे हैं ये आखिरी इंटरव्यू। अब जाहिर सी बात है, देखिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में इनका इंतकाल हुआ 11 नवंबर को। तो क्लियर समझ में आ गया होगा।
है ना। और यह बेदी का आखिरी इंटरव्यू है जो उन्होंने अपनी जिंदगी में रिकॉर्ड करवाया था। इस इंटरव्यू की अहमियत भी बढ़ जाती है। इसमें ज्यादातर सवालात इस्मत चगताई करती हैं, जो ये अस्मत आपा है वो सवालात करते हैं। इंटरव्यू का मुख्तसर खाका यहाँ पेश किया गया है, मतलब एक छोटा सा खाका। अब इसमें क्या बात किया जा रहा है आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। सबसे पहले इंटरव्यू लेने वालों के तारुफ पेश किया गया। तारुफ कहा जाता है बाबू उनके बारे में कुछ जानकारी, जैसे अस्मत आपा अस्मत चगताई है तो उनके बारे में देखिए बताया जा रहा है कि अस्मत चगताई कौन है क्या है, तो आप आसानी से समझ में आ रहा होगा। उर्दू अदब की मशहूर मुमताज अफसाना निगार और नाविल निगार, वो मशहूर मजाह निगार अजीम बैग चगताई की बहन है। तो सबसे पहले समझ में आया कि ये कौन है भाई, अस्मत चगताई एक अफसाना निगार भी है ना, समझ में आया। वो मशहूर मजाह निगार अजीम चगताई की क्या है, बहन है। तो उतना याद नहीं रखना, बस ये इनके बारे में इंट्रोडक्शन। अब आज अस्मत चगताई के बारे में लिखिए, नहीं लिख दीजिएगा वो एक अफसाना निगार है, इनकी बहन थी। उनकी शाहकार कहानियों और नाविलों के उर्दू अदब में सरमाया में काफी इजाफा किया गया। दोनों असनाफ में काफी फैनी एतबार से मर्तबा व मकाम खास बुलंद है ना। उनका ताल्लुक ऑल इंडिया रेडियो से एक तवील मुद्दत तक रहा और स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे पर भी सरफराज रहे और उर्दू जबान की ही लौफ खिदमात के सिलसिले में लायक शताइश रहे। मतलब ये किसके बारे में हुआ बाबू, ये तो पहले फयाज रिफत के बारे में हुआ, यहाँ फयाज रिफत और यहाँ तक बाबू इनका अस्मत चगताई के बारे में। देखिए अब साफ कर देंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं भी आएगा खाली सुनाए ना, आपके पास तो बुक होगा ही, ठीक है। ऐसे भी ये सब याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको समझा दे रहे हैं, बस एक बार क्लियर हो जाएगा। तो फयाज रिफत उनका ताल्लुक ऑल इंडिया रेडियो से रहा, वो स्टेशन डायरेक्टर है, बस इतना काफी। वो एक अफसाना निगार है, ये तारुफ किया गया है। अब देखिए यहाँ फयाज साहब है, बेदी साहब हम लोग ऑल इंडिया रेडियो से हाजिर हुए हैं और आपका ताल्लुक भी ऑल इंडिया रेडियो से है। अब मतलब ये एक तरफ बेदी बैठे हैं, एक तरफ जो है इस्मत चगताई और एक तरफ राजेंद्र सिंह बेदी, दोनों लोग बैठे हैं। लेकिन सवाल कौन पहले पूछ रहे हैं, फयाज कह रहे हैं क्या कि बेदी साहब हम लोग ऑल इंडिया रेडियो से हैं और आप भी ऑल इंडिया रेडियो से ताल्लुक रखते हैं। और ऐसे में अगर किसी का इंटरव्यू लिया जाए जो उसी ताल्लुक से रखता है तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है ना। तो आप स्टेशन डायरेक्टर भी रहे और ये भी स्टेशन डायरेक्टर है, इससे अलग आपका एक मर्तबा है। और उर्दू में अफसाने का बहुत बड़ा एक जमाना सी चाहता था, मतलब एक जमाने से वो चाहते थे कि आपका एक जो इंटरव्यू हो, बड़ा कद है उर्दू में अफसाने में आपका बहुत बड़ा कद है, एक जमाने से जी चाहता था, है ना, जी चाहता था कि आपसे जो है ना बैठकर बातें करें। अब देखिए अभी बैठकर बातें कर भी रहे हैं, है ना। तो ये जब समझिएगा तो बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा, है ना। यहां ध्यान दीजिए, जी चाहता था आपके कुछ पूछे आपसे अफसाने के बारे में, कहानी के बारे में, है ना, जिंदगी के बारे में। इस्मत आपा आपसे ज्यादा आसानी से सवाल कर पाएंगे। अब फयाज अपने आप से उनसे बात किए, राजेंद्र सिंह बेदी से आप कहेंगे कि कह दिया फयाज रिफत कि आपसे अस्मत आपा बात करेगी। अब देखिए बेदी क्या कहते हैं, ठीक है इस्मत आपा शुरू करेंगे और मैं जवाब दूंगा। अब इंटरव्यू अस्मत आपा ले रही है यहाँ से, फयाज रिफत इतना बात किए, इस्मत आपा क्या कर रही है। एक दफा एक साहब मेरे पास आए और कहने लगे कि राजेंद्र सिंह बेदी की जबान के बारे में आपका क्या ख्याल है। मैंने कहा बहुत कम और छोटे छोटे जुमलों में बहुत कुछ कहते हैं। वाह क्या बात है। मतलब इनसे आप जब अस्मत आपा कह रही है कि एक दफा मेरे पास कोई आया तो पूछे कि राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में क्या ख्याल है, तो वो शख्स क्या कहा कि अरे मत पूछिए, राजेंद्र सिंह बेदी का जो है ना कम कम जुमलों में बहुत अच्छी अच्छी बातें कहने का हुनर रखते हैं, है ना। बेदी क्या कह रहे हैं, ये आपकी नवाजिश है, शुरू में खामी थी उसे मैंने आहिस्ता आहिस्ता ठीक किया, मैं समझती हूँ वह क्या खामी नहीं। अब अस्मत आपा कह रहे हैं कि ये आपकी खामी नहीं थी, है ना। दोनों लोगों में बात हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। इन दिनों में मेरे उर्दू काफी बहुत अच्छी है और मैं समझता हूँ कि कोई खामी नहीं निकाल सकता है। अच्छा बेदी साहब मैं समझता हूँ लाहौर में जब पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, है ना, ये फयाज पूछ रहे हैं कि आप काम करते थे, इस जमाने में मैं ही आपने पहला अफसाना लिखा, वो अफसाने लिखने की तहरीक आपको कैसे मिली और वो अफसाने कौन सा था और कहाँ शाया हुआ। ये फयाज पूछ रहे हैं कि आपका जो पहला अफसाना आप लिखे, इंटरव्यू में पूछ रहे हैं कि आपका जो पहला अफसाना था वो बहुत उसकी मशहूर हुए थे, वो पोस्ट ऑफिस में जब आप लाहौर में काम कर रहे थे, वो कौन सा था। बेदी क्या कर रहे जवाब दे रहे, सुनिए। देखिए वो अफसाना महारानी का तोहफा है जो हम आपको बताए भी, पहले अफसाना इनका नाम क्या है, महारानी का तोहफा, और वह शाया हो गया। वह मैंने टैगोर के रंग में लिखा था और उसका साल का बेहतरीन अफसाना करार दिया गया। बेदी बता दिया और बताया भी कि पहला अफसाना यही है, महारानी का तोहफा। फयाज रिफत क्या करे, मैं समझता हूँ बेदी साहब अफसाने में जो जबान है वो आराइशी जबान नहीं होनी चाहिए, है ना, तो इसको कैरेक्टर में जबान को चाहिए, जो बोल रहा है वो तो अदब की तखलीकी, तो मतलब ये कह रहा है कि एक आसान सा जबान होना चाहिए। फयाज रिफत कर रहे जिससे लोगों को समझने में आसानी हो। बड़ा अदीब वो अपनी जबान खुद पैदा करता है और इस सूरत में अदीब और एतराज बिल्कुल बेजा है। बेदी क्या करें, किसी अफसाने पर राय देनी हो तो आजकल कहा जाता है कि अफसाना बहुत अच्छा है, बहुत ग्रेट है, मगर जबान सुनते सुनते मैं तो आजीज आ गया हूँ, फिर तो ही अल्फाज इस्तेमाल हो जो मेरे जहन में आते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि आप तुम कह रहे हो जबान के लिए कह रहे हैं कि बेदी साहब ऐसा लगता है कि कोई कोई आराइशी यानी ना जाने कौन कौन से जबान इस्तेमाल करते हैं अफसाना में, आपको क्या ख्याल है। कह रहे हैं कि हमें इस पर ज्यादा अल्फाज जो है ना इस्तेमाल करता हूँ जो आसान जहन में लोगों को आ जाए। अब सुनिए फयाज साहब क्या कह रहे हैं। अच्छा बेदी साहब आपके अफसाने में जो महसूस किया कि पिछले चंद वर्षों में आपके अफसाने में, है ना, हिंदू मैथोलॉजी, है ना, यानी हिंदू मजहबी अकायद के नुमाया है। मतलब बता रहे हैं कि आपके यहाँ जो
ये 116 और ये 117 हो जाएगा। कह रहे हैं कि आपके यहाँ एक नई चीज पैदा होती है, मतलब सभी लोग अफसाना लिखते हैं तो जाहिर सी बात है मुस्लिम कम्युनिटी के पास और समाज के पास, लेकिन आपको देखा गया है कि आप हिंदू मैथोलॉजी यानी हिंदू मजहब के लोगों पर आपने अफसाना लिखा है ना। तो देखिए कारण कि वह वजह यह है कि बेशतर लोग मुसलमानों के किरदार हिलाते हैं। मैंने सोचा कि पूरे हिंदुस्तान में इतने हिंदू हैं, उनका भी नाम अगर लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं, जाहिर सी बात है हम लोग मिलजुल के रहते हैं आपस में। तो कह रहे हैं कि क्यों मुसलमान पर ही हम लोग हिंदू मैथोलॉजी यानी हिंदू मजहबी पे लोग पे भी उनका भी किरदार को शामिल करेंगे। इसके अलावा वो मेरे अफसानों के किरदार के मुसलमान भी है, मतलब जैसे तातिल है ना, तातिल मतलब छुट्टी होता है, मतलब ये नहीं कह रहे हैं ना कि हर एक चीज जो है ना मुसलमानी पे हो हिंदू पे हो, उनको कोई अंदर भेदभाव नहीं है। अच्छा एक कहानी मैंने बहुत खूबसूरत लिखी थी। एक लड़की कहीं पर जाती थी, एक बूढ़ा आधा मूड में पीछे पीछे जाता है और वो बहुत खूबसूरत कहानी थी। हाँ वह बूढ़ा देखता रहता है कि वह लड़की बहुत गुस्सा में होती है कि वह बूढ़ा कौन मेरे पीछे पड़ गया है, या बाद में मालूम होता है कि वह बूढ़ा इसके लिए पैगाम लाता है और अपने बेटे का है ना। आप देखिए मतलब ये एक कहानी लिखे थे जिसमें एक बूढ़ा एक लड़की के पीछे जाता है, मतलब वो कहानी तो तवील है लेकिन वो लड़की के पीछे इसलिए जाते हैं कि उसके लिए रिश्ता और उसके लिए खोज रहे थे, और ये बूढ़े के नियत लड़की का नियत कुछ और था, वो सोच रही थी अलग बात को। तो ये राजेंद्र सिंह बेदी क्या करे, बेटे का पैगाम लाता लेकिन वह लड़की समझती है कि और उसकी हर बात का जवाब है ना जली कटी हुई देती है। फिर एक रिश्ता आता है और वहां शादी हो जाती है। ससुराल में उसकी कोई कहता बेटा तुम बहुत खूबसूरत थी, तंदुरुस्त थी है ना, और जितनी यहाँ जितनी होगा है ना जयती रहो जीती रहो। फिर जो है ना वह मुंह उठाकर देखती है, वह तो वही बूढ़ा है बेदी साहब आपके फिल्मों के, वह वास्ता रहा और मैं आपका अपना तजुर्बा काफी हो। देखिए ये कहानी हम आपको 2 मिनट में समझा देते हैं, समझ जाइएगा। देखिए कोई कोई लड़की ऐसी होती है ना, जैसे मतलब अगर अभी आज का दौर के लिया जाए, व्हाट्सएप वगैरह का बात हो या कुछ वगैरह का, अगर कुछ भेज दीजिए या अगर कुछ चीजें उनको शेयर कीजिए आज के दौर में, तो लोग समझते हैं कि लग रहा है ना कि ये हम पे बार बार मैसेज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैंने उनका गलत नियत चल जाता है। मतलब सोचे बगैर ही लड़कियां कुछ कुछ गलत सोचने लगती है। तो बेदी एक कहानी वही लिखे थे इस पर ही कि कोई भी अगर व्यक्ति के बारे में बगैर जानने उल्टा चीज को नहीं सोचना चाहिए। बेदी एक बूढ़ा जो शख्स था एक लड़की के पीछे पीछे जा रहा था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लड़की के साथ दुर्व्यवहार या कुछ बोलने। अब वो लड़की क्या कि उस बूढ़ा को पीछे मुड़ के उल्टा पुल्टा बोल दी, जली कटी सुना दी है ना। मतलब कि हर एक आदमी अगर आपसे कोई चीज भेज रहा है, कोई चीज आपसे अगर बात करते, इसका मतलब ये नहीं है ना कि आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा या फिर आपसे कुछ और चाह रहा है। नहीं, हर लड़कों का मकसद एक नहीं होता है, हर लड़की का मकसद एक नहीं होता है। अगर लड़की भी कुछ पूछ रही है, कुछ सवाल दे रही है, कुछ चीजें पूछ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका नियत कुछ और है। नहीं, आप जिस मुताबिक ये समझेंगे कि हाँ उसका सवाल है मैं जवाब दिए, बस उतना तक। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे समाज में जो है ना ये सब चीज को देखते हुए बड़ा फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है, और हर एक दौर में जो है ना लड़के लड़की का ये सब मैटर बहुत आगे तक निकल चुका है, कोई सीधा रास्ता पर नहीं आ पाता है। इसलिए लड़कियां इधर से उधर जो है ना ना जाने आजकल हमारे कौम के भी हालत ये हो गया है कि वहां सुनिए तो वो लड़की भाग गई, वहां सुनिए तो ये लड़की भाग गई। इसकी सबसे बड़ी वजह है एक इल्म। आपको बता दे भागने का, जो लड़का लड़की भाग कर शादी करते हैं ना उनको सिर्फ 4 दिन खुशी महसूस होती है, 5वां दिन उनको लगता है कि नहीं नहीं मेरा माँ बाप बहुत ठीक था, मेरा भाई बहन बहुत ठीक था, वो मेरा मोहल्ला टोला बहुत ठीक था, अब हम शादी तो कर लिए हैं, 2 दिन 4 दिन प्रेम मोहब्बत तो रहेगा, उसके बाद जब जी भर जाएगा तो लोग सोचते हैं कि काश हमें कोई ऐसा मिल जाता जो हमें गांव बुला लेता, हम माँ बाप से मिल। यकीन मानिए बहुत तड़पिएगा, हम ऐसे ऐसे लोग से कहानी सुने हैं, ऐसे ऐसे लोगों के दिल के जख्म को भरे हैं है ना। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, गम के लोग आते हैं, परेशान लोग आते हैं, तो उनको समझाते हैं, बताते हैं, दिलासा देते हैं है ना, और उनको बहुत सारा कुछ सिखाते हैं ताकि वो लोग जो है इस चीज से दूर रहें। हमें हमारा जो मौजूद था इसमें कि हर एक लड़का या हर एक आदमी कोई नियत ये नहीं हो सकता है ना कि आपका हर एक चीज पे नियत गलत हो। ये आप जो है ना लड़कियों में ये अपना आदत को सुधार लेंगे। हर ये चीज नहीं है कि कोई अगर आ रहा है या कोई आपसे पानी मांग दिया, कोई आपको मैसेज कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि इरादा गलत हो है ना। पहले ही आप अपना जबान को एकदम खराब मत कीजिए, ठीक ना। तो हमें उम्मीद है कि जो हम ये समझाना चाह रहे हैं आपके इस दौर में, आप लोग इस चीज को समझ जाए। हाँ यकीन माने अपने जिंदगी में एक हमेशा ध्यान रखिएगा 2 चीज, एक कभी भी भागिएगा मत कहीं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। दूसरा खुदकुशी नहीं, खुदकुशी से भी नुकसानात है और भागने से भी। जो शख्स भाग जाता है उसको बता दे कि उसकी जो औलादें होती है ना वो औलाद एकदम निकम्मा, एकदम उसको कोई निकाह नहीं हुआ है बगैर किसी की इजाजत, तो अल्लाह ताला खुश थोड़ी रहेंगे। ऐसा बात नहीं है कि आपको रिज्क रोटी वोटी नहीं, ठीक है मिल भी गया है, लेकिन वो इस्लाम के रूल के मुताबिक नहीं होगा। और खुदकुशी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है कि जो लोग खुदकुशी करते हैं, जैसे कोई अपने आप से अपने जान को ले लेता है, कोई कहीं से कूद जाता है, तो ध्यान रखिएगा जो लोग इस कार्य को करते होंगे ना, तो एक हदीस भी सुन लीजिए और जान लीजिए कि उन लोगों को क़यामत के रोज जो है ना उसी
बार बार वही सजा दिया जाएगा जैसे आप इंतकाल कीजिएगा। तो इस चीज को भी ख्याल रखिए। इसीलिए आप जो है ना अपने माइंड को स्थिर रखें, वैसे लोगों से सलाह ले, वैसे लोगों से अच्छी अच्छी गुफ्तगू करें कि आपको दीन की तरफ ले जाए, आपका दीन भी अच्छा हो जाए और दुनिया भी बन जाए, है ना। एक आपका अच्छा सलाहकार हो, है ना। ऐसा नहीं कि हम एक ऐसे लोगों को ऐसे फसाद में पड़ गए हैं जो हमारा टाइम को कहाँ जा रहा है वो पता ही नहीं चलता है ना। तो ये सब चीज़ों से बच्चे इशारा आपके लिए दे रहे हैं जो आप इशारा से समझ गए होंगे और समझ गई होंगी भी, ठीक है। तो हमें उम्मीद है, ठीक ना। आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे तो ये कहानी वो लिखे थे तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे इसी तरह से। तो बेदी फिल्में भी कई लिखी हैं। बेदी क्या करे, बजा है फिल्मी दुनिया में अदबी दुनिया होती है तिजारती दुनिया, ये मुझे इस दुनिया का काफी तलख तजुर्बा है और अब मजीद इस तिजारती का दुनिया का तजुर्बा नहीं चाहता हूँ। असमत चगताई क्या करिए, हम लोग बंबई में रहते हैं और बंबई में लोग फिल्म ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं मुंबई में, है ना। आप जान रहे हैं सड़कों पर। बेदी कह रहे हैं आपका कहना दुरुस्त है ना। बंबई बाजार ही फिल्मी है ना। एक तरह से माना जाए तो बंबई बाजार ही फिल्म है और लोगों के अक्सर मिजाज भी जो है ना फिल्मी है। मेरी कहानियां में फिल्मी बनी हुई लेकिन फिल्म बनी का शौकीन नहीं। अब तुम ना महबूब जैसे कोई डायरेक्टर है और ना ही याकूब जैसा कैरेक्टर। यार याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में क्या बताया जाए। याकूब ने ना ली गोया खबर। आप 12th क्लास में आइए, आपको इससे ज्यादा इंटरेस्ट कहानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न जहां की, है ना, उनकी खूबसूरती, है ना। यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम का मोहब्बत, 32 साल 40 साल बाद यूसुफ अली याकूब अलैहिस्सलाम से मिलते हैं लेकिन उनके दिल में अपने बेटे के लिए इतना मोहब्बत होती है कि क्या बताएं। आप 12th में आइए, आपको जैसे 12th वाले बच्चों को सुनाए हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत। यह कुरान सूरत यूसुफ है, उसमें आप यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ेंगे, जुलेखा के बारे में, है ना। तो मतलब कि ये तफसीर में जब हम पढ़े थे तो बहुत अच्छा लगा था। और हम तो तफसीर डेली पढ़ते हैं, कुरान का तफसीर डेली आपको भी पढ़ना चाहिए, है ना। तो उसमें हमको सीखने के बहुत कुछ मिलता है। आप 12th क्लास में आइएगा तो आपको बहुत कुछ सुनाएंगे, है ना। तो याकूब जैसा कोई कैरेक्टर या कोई क्रिएटर नहीं है। पहले कहानी फिल्म बनती थी तो अब तो कैरेक्टर और अदाकारों के मुताबिक कहानी लिखने वाले बंबई बाजार में मिलने लगे हैं। बेदी साहब कहते हैं, क्या कहते हैं, फयाज साहब बेदी से कहते हैं, फयाज साहब आपके ड्रामों का भी एक मजमुआ सात खेल। देखिए इनका ड्रामा का नाम क्या है, हम यहाँ लिखना भूल गए तो एक ड्रामा का भी नाम रखिएगा याद, जो है ना। हम आपको ड्रामा का नाम क्या लिखते हैं बाबू, ड्रामा का नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा। इनका ड्रामा का नाम है सात खेल, ठीक ना। हम आपको ऐसे बोले थे मुंह से, ड्रामा का नाम क्या है ना। यहाँ लिख देंगे ड्रामा का नाम क्या है, सात खेल, ठीक ना। सात खेल, ठीक है। ड्रामा का नाम क्या है बाबू, सात खेल हो जाएगा, ठीक है। तो ड्रामा सात खेल हो जाएगा। अब हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू करते हुए बढ़ेंगे, है ना। मतलब कि अब मतलब कह रहे हैं कि बेदी फिल्मी दुनिया ये सब चीजें, है ना, ये सब चीजें बंबई बाजार में आम हो गया। वैसे भी देखिएगा अब ना जाने कोई भद्दे भद्दे लोग, जैसे अगर बात किया जाए गाना बाजा डांस ये सब जो है ना आम हो गया है। जो भी चीजें को देखिए और इतना ना जो है ना माशरा गंदा हो चुका है कि क्या बताएं, है ना। और बहुत अफसोस होता है हमें अपने बच्चों पर, है ना, कि गाना बजाना वो भी लोग बच्चे हमारे भी बच गए हैं। उनको मालूम नहीं है कि इस्लाम इजाजत नहीं देता है डांस का, इस्लाम कभी इजाजत नहीं देता है गाने बाजे का। आप इतना दिन से देखे होंगे, कई बार हुआ, है ना, लेकिन उसमें आप इरशाद सर को शामिल नहीं पाएंगे। कुछ बच्चे 12th वाले में आज पूछ पड़े तो उनको समझाएं, बच्चों ये जहन्नम में ले जाने वाली कार्य है ना। एक इस्लामी बंदा, एक जो है ना अल्लाह ताला के पाबंद 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला बंदा कभी डांस कर सकता है। उसको जो है ना आप कोई भी कार्य कर सकता है लेकिन वो डांस गाने बाजे से वो बंदा दूर रहता है। तो आप लोग कभी हमें नहीं देख पाएंगे उस चीज़ों में, जिस चीज़ में खुराफात हो, गाने बाजे डांस, आपके साथ सब कभी उसमें नहीं जाते हैं। आप कैसे, जैसे कल आप और किए होंगे, बहुत सारे लोग सेलिब्रेशन हुआ लेकिन सब लोग थे वहाँ, हम आहिस्ते से चल गए थे। और हमारे सर भी इजाजत दे दी है कि जी सर जब अगर आपका धार्मिक चीज मना करता है तो बिल्कुल आपकी इजाजत है, आप बिल्कुल दूर रहिए। तो ये चीजें जो है हम लोगों के मजहब में है कि ये सब चीजें से बचा जाए तो हम लोग बचेंगे, है ना। मस्ती 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 के लिए कुरान है, नमाज है, सूरत है, उसकी तिलावत करें ना, सब में ना पड़े, है ना। तो ये फिजूल सवाल है कि सर आप डांस नहीं किए, आप कहाँ थे, कि ये सब चीजें को ध्यान ना दिया जाए, है ना। चलिए आगे की ओर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो जरा है यहाँ ध्यान दीजिएगा, है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा तो बहुत अच्छा समझ पाइएगा। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए बाबू। देखिए उर्दू में ड्रामा नहीं, ड्रामा ही नहीं है आखिर क्या वजह है कि हमारे यहाँ जो है ना ड्रामा सिन्फ की हैसियत भी ज्यादा मजबूत और दस्तवार नहीं है। खैर इसे मतलब रखिए। अब देखिए बेदी साहब का ड्रामे की जिस किस्म की लेंथ यानी तवालियत होनी चाहिए वो इतनी नहीं है। लोगों ने बगैर हासिल किए ड्रामे लिखे। मतलब ये ड्रामे के बारे में चर्चा हो रहा है, कह रहे कि अब पहले जैसा ड्रामा लोगों के पास नहीं है, लोगों के स्टेज का मयार नहीं है। इसमत आपा क्या करिए, यानी वह ड्रामे स्टेज नहीं किए जाते और ड्रामा का लाजमी आंसर आप पढ़े भी स्टेज था।
बेदी साहब कह रहे जी हाँ, ड्रामे बहुत उम्दा है लेकिन स्टेज नहीं किए जा सकते हैं, है ना। अस्मत आपा, हमारे यहाँ तो जिलानी बानो का एक नाविल है ना, जिलानी बानो का नाविल का नाम है ऐवान गजल, 12th क्लास में आप पढ़िएगा, बहुत अच्छा है ना। बेदी क्या कह रहे हैं, पाकिस्तानी मुसन्निफों ने नाविल की तरफ ज्यादा तवज्जो दी है, मतलब नाविल ज्यादा लिख रहे हैं। मैंने भी एक छोटा सा नाविल लिखा, एक चादर मैली से, जो हम आपको लिख दिया। फयाज क्या कह रहे हैं, बेदी साहब हमें आपकी अलालत का एहसास हुआ, लेकिन अगर आप लाहौर की कुछ यादें दोहराएं तो हमें सामने की पूरी जिंदगी आ जाएगी। अब लाहौर के जब कह रहे थे कि आप पोस्ट ऑफिस लाहौर में थे, उसकी कुछ यादें बताएं। बेदी साहब क्या कह रहे हैं, भाई सबसे पहले तो उपेंद्र नाथ अश्क मेरे दोस्त थे। अब इनके दोस्त के नाम है क्या है, उपेंद्र नाथ अश्क, है ना। दोस्त थे, उनका बीवी का इंतकाल हो गया और ज्यादातर मेरे घर पड़े रहते हैं थे। कृष्ण की बात मैंने उन कहानियों पढ़े बहुत जो है ना मुतासिर हुआ। नतीजन ये हुआ कि रास्ता में कोई आदमी गुजरता तो मैं उससे पूछता था कि आप कृष्णचंद्र हैं, मतलब अपने दोस्त के बारे में पूछते कि बताओ ना ये कृष्णचंद्र है। पंजाब लाइब्रेरी है ना गया तो पता चलता है कि दबदेगे भी कहाँ, ध्यान रखिएगा, पंजाब लाइब्रेरी चला तो वहां देखा कैरियर रिसाला में शाये होता है और इसके एडिटर कृष्णचंद्र, जो एडिटर कौन है, कृष्णचंद्र जो है ना, वहां गया और मैंने कहा कि आप कृष्णचंद्र है। वो कहने लगे तुम राजेंद्र सिंह बेदी हो। जैसे कैसे मुलाकात होता है एक दोस्त से, तो कभी कोई पहचान नहीं होता लेकिन फिर भी शक होता है कि आप हैं, तो कहता हाँ मैं हूँ। हाँ, फिर दोनों गले मिल गए और अच्छा बेदी साहब आपकी सआदत हासिल हुई। आज की गुफ्तगू पर खत्म, बात बहुत जो है ना शुक्रिया, मतलब बता दिया एहसास, जज्बात और मैलान की जानकारी। मतलब आप तो आसान से आप समझ गए कि किसी चीज में दिक्कत नहीं हो गया, है ना। इंटरव्यू समझ गए कि इस्मत आपा, फयाज रिफत, इनसे बातचीत करें, बस यही है और कुछ नहीं है, बिल्कुल। तो आप लोग आसान अंदाज में जो है ना इस चैप्टर को भी समझ गए होंगे। अब देखिए बाबू, सवाल जवाब जब देखेंगे तो आपको खुद आसान लगेगा, है ना। सवाल जवाब देखेंगे, क्या है सवाल जवाब, मुख्तसर तरीन में इंटरव्यू लेने वालों का नाम बताइए। तो इंटरव्यू लेने वालों के नाम इस्मत आपा, फयाज रिफत हो जाएंगी। किसका इंटरव्यू लिया गया, राजेंद्र सिंह बेदी का। राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए, एल यानी लाहौर में। बेदी के पहले अफसाने का नाम महारानी का तोहफा। बेदी की मौत कब हुई, 1984 में। इसका पीडीएफ भी है यहाँ मौजूद, आप आसानी से इसको यहाँ कहेंगे सर लिखे नहीं, पीडीएफ भी दे दिए हैं, बता भी दिए। मुख्तसर तरीन सवालात में बाबू एक ऑप्शन, एक आसमत चगताई फयाज, इंटरव्यू लेने वालों के नाम। दूसरा राजेंद्र सिंह बेदी हो जाएंगे। राजेंद्र सिंह बेदी लाहौर में पैदा हुए। 4 नंबर महारानी का तोहफा। 5 नंबर 1984। ठीक है बाबू, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग ये समझ गए होंगे, पांचों जवाब। ठीक है, आगे जब सवाल देखते हैं क्या मुख्तसर सवालात में राजेंद्र सिंह बेदी की तारीखी पैदाइश क्या है। अब देखिए तारीखी पैदाइश तो आसानी से नहीं लिख देंगे। पहला सवाल राजेंद्र सिंह तारीखी पैदाइश के बारे में, ठीक है, तो आसानी से लिख सकते हैं कि राजेंद्र सिंह बेदी तारीखी पैदाइश 1915 ईस्वी लाहौर में है, जो हम आपको बताए, है ना। लाहौर में 1915 में, है ना, 1915 में हुई, है ना। जवाब नंबर 2, वह किस पोस्ट ऑफिस में थे, तो ऑल इंडिया रेडियो लाहौर के पोस्ट ऑफिस में थे। बेदी किस पोस्ट ऑफिस में थे, कहाँ काम करते थे, तो पोस्ट ऑफिस लाहौर में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 4, इस्मत चगताई के बारे में 5 जुमला या इस तरह के सवाल है ना। चलिए सवाल देख लेते हैं। सवाल था दूसरा नंबर, तो सवाल आप लोगों का आसानी के साथ बन गया कि बेदी किन किन दफातर में काम किए, देखिए बता दिए। बेदी के लाहौर के महकमा काम करते थे। अस्मत आपा पर जो है ना शख्सियत पर 5 जुमला लिखे। बेदी किस महकमा में काम करते थे, तो आपको 3 नंबर का जवाब भी बताएं कि किस महकमे में काम करते थे, तो कहिएगा सर बेदी जो है ना लाहौर के पोस्ट ऑफिस में काम करते थे। तो आसान सा सवाल है। उसके बाद बेदी के ये चौथा नंबर सवाल है जो आपके लिए है ना ला दिया। अस्मत का असल नाम चगताई, अस्मत चगताई है। उनका शुमार उर्दू मशहूर अफसाना निगारों में है। उनके बारे में देखिए कितना आसान है, आप अपने से लिखे ना। अस्मत आपा अजीम बैग की बहन थी, है ना। अस्मत आपा जो है ना एक मशहूर अफसाना निगार थी, है ना। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मज़ाह निगार भी बैग की बहन, छोटी बहन थी। उनका शाहकार कहानियों, नाविलों, उर्दू अदब की जो है ना नसरी में सरमाया कीमती इजाफा किए हैं और उर्दू नाविल के हम दोनों में ही असनाफ में फनी। तो बिल्कुल आसान तरीके से देख लें। इसके अलावा भी अब जो है ना आपके कोई दिक्कत नहीं है। तो सवाल जवाब हो गया। चलिए, 1 शॉट था तो हम लोग ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। चलिए जवाब दीजिए। पहला सवाल है और आप लोग जवाब देंगे कंटिन्यू करके। पहला सवाल क्या है बाबू, देखिए जवाब। चलिए जवाब दीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। अच्छा पहले दे लीजिए यहाँ जवाब, पहले पढ़ लीजिए, है ना। क्लियर है, किसी तरह कोई दिक्कत वगैरह नहीं है। तो सवाल नंबर 1 क्या है बाबू, एक चादर मैली से किसका नाविल है। तो सबसे पहले एक चादर मैली से बाबू क्या है, तो यह एक नाविल है। किसका है, तो चल रहा है तो चलने दो। कहोगे राजेंद्र सिंह बेदी, देखो प्रेमचंद है तो होगा नहीं, है ना। भाई तो क्या होगा, जिलानो बानो का नाविल ऐवाने गजल, ये तो पढ़े थे तुम। लेकिन एक चादर सी मैली किसका नाविल है, तो इनमें से कोई नहीं। क्योंकि किसका है तो कहिएगा सर आप लिख के बताए थे, लिखने में बहुत आप माहिर है। राजेंद्र सिंह बेदी हो जाएगा। कौन होगा बाबू, राजेंद्र सिंह बेदी हो जाएगा, है ना। राजेंद्र सिंह बेदी हो। क्लियर है। देखिए इतना पढ़ाने के बाद आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा और रिपीटेशन भी हो रहा है ना। मूर्ख मत बनिएगा, ठीक है। सवाल नंबर 2 है बाबू, किसने बेदी को उर्दू अफसाने का ना खुदा करार दिया। ये आपके बुक में है, हम इसका आंसर बता देते हैं, याद रखिएगा। इसका आंसर होगा ख्वाजा अहमद अब्बास, ठीक ना। आपके बुक में जो आपको दिखाए नहीं, देखिए हम वो चीजें आपको नहीं कराते हैं। एक बच्ची हमको मैसेज की थी, सर ये स्मार्ट वर्क क्या होता है। बाबू स्मार्ट वर्क जो है ना
असल में स्मार्ट वर्क आपको कैसे कराया जा रहा है? जैसे में अगर पूरा बुक है तो पूरा बुक आपको नहीं पढ़ा रहे, हम जान रहे हैं कि क्या पूछा जाएगा। अगर सबके तरफ पूरा पूरा एकदम भर दिन के हम भी लेक्चर देने लगे उर्दू में, और आपको एक एक लफ्ज के माने याद कर लो, ये लाइन से याद करो, पहले लफ्ज माना क्लियर करो, तब चैप्टर पढ़ाएंगे, आपको इतना ना कठिन कर दे एक तरीके जाए को कि हम पढ़ें। तो इसीलिए स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कि आपके एग्जाम के दृष्टि से कौन सी चीजें रेगुलर रखा गया है पूछने के लिए, कौन बच्चे को समझाना है, कितना देना है, ये स्मार्ट वर्क है ना। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में आप जान रहे थे दो चीजें आपको स्मार्ट वर्क करना चाहिए कि हमें किस चीज को ज्यादातर फोकस करना है और कौन सी चीजों पर ध्यान देना है, कौन सी चीजों को इग्नोर करना है। अब इतना सारा में एक क्वेश्चन था कि वेदी को उर्दू के अफसाने नाखुदा करार देने वाले का नाम ख्वाजा अहमद अब्बास थे। हम चाहते तो वहां भी दिखा कर पढ़ाते, लेकिन यहाँ क्यों लाए ऑब्जेक्टिव में? यही स्मार्ट वर्क है कि ये ऐसे ही ऑप्शन पे हम लोग याद रखेंगे, ज्यादा इसमें माइंड नहीं लगाएंगे। तो ये आपका स्मार्ट वर्क है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 3 को देखेंगे। कामिल निशाब में मतलब आपके किताब में किसका इंटरव्यू लिया गया? तो राजेंद्र सिंह बेदी, यानी राजेंद्र सिंह बेदी का, और आप लोग दे भी रहे हैं जवाब। आगे की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4, बेदी से इंटरव्यू लेने वाली खातून का नाम क्या था? तो खातून का नाम क्या था? और आप जान भी रहे हैं, इस्मत चगताई, और सभी लोग आंसर दे रहे हैं, जिम इस्मत आपा या इस्मत चगताई। क्लियर है। आगे की ओर बढ़ेंगे, सवाल नंबर 5 बाबू, इस्मत चगताई किस सिन्फ के लिए जानी जाती है? तो इस्मत चगताई बाबू किस सिन्फ के लिए जानी जाती है? तो कहिएगा इस्मत चगताई जो है ना वो अफसाना निगार के लिए जानी जाती है, और राइट आंसर हो जाएगा अफसाना। क्लियर है। सवाल नंबर 6 बाबू, एक चादर मैली से, अभी आया था, किसका नाविल है ना, समझ रहे हैं? तो नाविल, ये कितना जो है ना थोड़ा सा सोचने की बात है कि आपके टीचर क्या समझाना चाहते हैं। क्या सवाल था? एक चादर मैली सी क्या है? एक चादर मैली सी नाविल है, किसका? राजेंद्र सिंह बेदी का। तो एक चादर मैली सी नाविल किसका है? तो राजेंद्र सिंह बेदी का। क्या है? तो नाविल। क्लियर है। सवाल नंबर बाबू 7, राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? 1915 में बाबू पैदा हुए, है ना, 1915 में पैदा हुए। 1984 में राजेंद्र सिंह बेदी का इंतकाल हो गया, और ये लाहौर में पैदा हुए। यहाँ आ गया, लाहौर हो जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग आंसर दे भी रहे हैं। हाँ, सवाल नंबर 8 है बाबू, बेदी का पहले अफसाने का मजमुआ का नाम, है ना, नया नहीं बल्कि नाम, ठीक है, क्या था? तो कहिएगा सर पहले अफसाने भी यहाँ कह रहा है, अगर अफसाना रहता महारानी का तोहफा, अफसानवी कह रहा है तो दाना वो दाम हो जाएगा, और राइट आंसर दाना वो दाम होगा, ठीक ना। सवाल नंबर 9 है, बेदी का इंतकाल कब हुआ? जवाब दो जल्दी से, बेदी का इंतकाल कब हुआ? जल्दी से जवाब दीजिए। तो बाबू बेदी का इंतकाल कब हुआ, है ना? ऑप्शन 1990, 1955, 1985 या 1984। आपको पता है 1984 में इनका इंटरव्यू हुआ, लेकिन जुलाई में हुआ, है ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी 11 नवंबर 1984 ईस्वी को इनका वफात हो गया। तो ये चीजें क्लियर भी याद हो गया, ठीक है। सवाल नंबर 10, बेदी कहाँ पे वफात हुए, है ना? पैदा हुए थे बाबू, है ना, 1915 में, है ना, जो मूर्खवा होगा उसको याद नहीं होगा। एल यानी लाहौर में, है ना, 1984 में वफात हुआ। एम यानी मुंबई में। तो क्या पूछा जा रहा है, वफात कहाँ हुआ? तो मुंबई या बम्बई में भी हो सकता है। क्लियर है। तो अब वो मूर्खवा को याद नहीं होगा, इतना बोलने के बाद भी तो समझिए उसका दिमाग होता है ना। तो बार बार लिखने के बाद, सुनने के बाद याद हो जाना चाहिए। सवाल नंबर 11, बेदी ने कौन सा ड्रामा लिखा, है ना? बेदी एक ड्रामा लिखे थे, जो हम आपको देखिए लिख के दे दिए थे। तो सफेद खून 7 खेल हो जाएगा। सफेद खून ड्रामा है, ये आगा हसर कश्मीरी आप लोग जान रहे हैं ना, तो ये उनका है। अनारकली ये सलीम होती है, तो होगा नहीं, तो आंसर बाबू 7 खेल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सवाल नंबर 12, 12 यानी 12, इस्मत चगताई के भाई का नाम क्या था? 5 जुमला में देख चुके थे, अजीम बैग। क्लियर है। सवाल नंबर 25, बेदी और कृष्णचंद्र में पहली मुलाकात कहाँ हुई? होटल, ट्रेन, पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी। सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। सवाल नंबर 14, अलालत का मतलब क्या है? अलालत का मतलब इबादत, बीमारी, सब्र, अयादत। तो कहिएगा अलालत पाल के रखा है सब। अलालत यानी क्या होगा बाबू? बीमारी हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर बीमारी हो जाएगा। सवाल नंबर ये, ऐवान के माने क्या है? ऐवाने गजल आप पढ़े थे, ये किसका नाविल है? जिलानी बानो का ऐवाने गजल, है ना। तो लेकिन ऐवान के माने क्या है? तो ऐवान के माने होता है बाबू महल। क्या होता है? सभी लोग याद रखेंगे, ऐवाने गजल यानी ऐवान। ये ऐवान के माने क्या है? महल। आगे बढ़ेंगे, इस्तवार के माने क्या है? मजबूत, आवाज, खबर, बुलंदी। तो ये बुलंदी, खबर, आवाज नहीं होगा, बल्कि इस्तवार के माने क्या बाबू? मजबूत। सवाल नंबर 17, मुनफरद के माने क्या है? अनोखा, आग, तारीफ या इनमें से कोई नहीं। तो मुनफरद के माने बाबू इसमें जो लिया क्या है? 3 निकाल दीजिए, अनोखा लिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? अनोखा। सवाल नंबर 18, जमीर एक होता है जमीर, एक होता है बाबू खमीर। दोनों में ध्यान रखिएगा, जमीर और खमीर। खमीर के माने ध्यान रखिएगा बाबू, मिट्टी होता है। खमीर, जमीर दोनों आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जमीर का मतलब क्या है? तो जमीर के माने होता है बाबू
दिल होता है। क्या होता है बाबू? दिल होता है। अब कैसे याद रखिएगा? उसका जमीर ठीक नहीं है, हम लोग कहते हैं उसका दिल ठीक नहीं है। ख से खमीर और ख से क्या होता है बाबू? खाक। खाक माने क्या होता है? मिट्टी। तो ये याद हो गया दोनों। खमीर के माने मिट्टी, जमीर के माने दिल। तो खमीर और जमीर दोनों क्लियर हो गया होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आखिरी है, खमीर का मतलब क्या है ना? खमीर का मतलब क्या है? अब ये देखिएगा कि जमीर हो गया, खमीर हो गया, ये इसका मतलब दोनों को हम समझाए कि ख से खमीर, ख से खाक, और खाक के ही माने क्या होता है? मिट्टी होता है, और खाक का माने क्या हो जाएगा बाबू? मिट्टी हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ना? खाक के माने क्या हो जाएगा? मिट्टी हो जाएगा। इसी तरह कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है? आसान तरीके से आप लोगों का क्लियर हो गया, समझ में आ गया? कोई परेशानी, कोई दिक्कत है तो बताइए, हमें शेयर कीजिए, है ना? अब आपके बाबू जो है क्लियर हो गए किसी तरह का कोई? अब देखिए, हम आपको एक बार और रिवीजन अगर कराना चाहें तो हम आपको बताए थे कि हमदे खुद आए